हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट फटाफट टॉप एमसीक्यू सीरीज़ में एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं और जुड़ते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। कल के ऑनलाइन क्लास में बच्चों का बहुत सारा प्यार सामने आया और बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट देखने को मिला। इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। और जुड़िए आज की इस ऑनलाइन क्लास के साथ में और जाने कि इस चैप्टर से किस प्रकार का कंटेंट बन सकता है। चलो जुड़ जाइए फटाफट और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और ऑनलाइन क्लास में आप बराबर जुड़िए, बराबर अपना उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए और जानिए आप किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर अपना रहेगा श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है, दौड़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। बिल्कुल, दौड़ने पर ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा क्या होता है रक्त के अंदर जिसके कारण से दौड़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 में रखा गया है कि CO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 में रखा गया है कि CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। डी ऑप्शन कहता है कि CO2 व लैक्टिक अम्ल दोनों की सांद्रता कम हो जाती है। तो बच्चों जरूर आपको जानना है कि ऐसा क्या होता है जिसके कारण से ऐसा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि रक्त में जब CO2 की सांद्रता कम हो जाती है तो दौड़ते समय श्वसन दर भी बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बिना किसी जोर के सामान्य श्वसन के दौरान, बिना किसी जोर के सामान्य श्वसन के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा कहलाती है। क्वेश्चन को लाइन को बड़े अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आंसर तक पहुंचना है। बिना किसी जोर के सामान्य श्वसन के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा कहलाती है। अवशेषी आयतन कहलाती है, आरक्षी आयतन कहलाती है, जवारी आयतन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना, जब सामान्य श्वसन में जो ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में छोड़ देते हैं उसको जवारी आयतन के नाम से जानते हैं। और इसका मान जो होता है वो 500 ml होता है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। विसरण क्षमता के बारे में क्या सही है। विसरण क्षमता जो होती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है, उसके बारे में क्या सही है। CO2 की विसरण क्षमता O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। O2 की विसरण क्षमता CO2 से अधिक होती है। O2 व CO2 की विसरण क्षमता बराबर होती है, समान होती है। और डी कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखना, जब इस प्रकार का क्वेश्चन सामने आता है तो ध्यान रखना कि CO2 की विसरण क्षमता जो होती है वो ऑक्सीजन से बहुत अधिक होती है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कर दोगे। विसरण क्षमता के बारे में आपको पता होगा, यानी गैसों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना विसरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायफ्राम में संकुचन के द्वारा वक्षीय कक्ष का आयतन किस में बढ़ता है। देखो ध्यान देना, डायफ्राम में संकुचन के द्वारा वक्षीय कक्ष का आयतन किस में बढ़ता है। तो पृष्ठ अधर अक्ष पर, अग्र पश्च अक्ष पर, पृष्ठ पश्च अक्ष पर, अग्र अधर अक्ष पर। देखो डायफ्राम में संकोचन के द्वारा वक्षीय कक्ष का आयतन किस में बढ़ता है, तो अग्र पश्च अक्ष में बढ़ेगा। भाई ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगा, अग्र पश्च यानी आगे की और पीछे की ओर ये झुक जाता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है। ऐसा हो जाता है किसके दौरान, यानी संकुचन के दौरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अंतः श्वसन हो सकता है जब। अब देखो श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक श्वसन की जो क्रियाविधि होती है 2 प्रकार की होती है, एक अंतः श्वसन होता है, एक बाह्य श्वसन होता है। अंतः श्वसन कहते हैं किसे, पहले तो आपको ये समझना है। तो देखो वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस को फेफड़ों के अंदर भरना, ये विधि क्या कहलाती है, अंतः श्वसन कहलाती है। और फेफड़ों की CO2 गैस को वायुमंडल में मुक्त कर देना, ये बहिः श्वसन कहलाती है। अब देखो होता क्या कि अंतः श्वसन हो सकता है जब फेफड़ों के अंदर का वायुदाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम हो। पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है फेफड़ों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक हो, फेफड़ों के अंदर और वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बराबर हो। और 4 नंबर ऑप्शन में क्या कहता है, अंतः श्वसन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। देखो बच्चों, वायु जो होती है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, या फिर हम यूँ कह सकते हैं वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर बहती है। अब अगला क्या करा कि अंतः श्वसन, अंतः श्वसन का मतलब ये हुआ कि हम वायु को अंदर लेंगे, फेफड़ों के अंदर भरेंगे। तो वायुमंडलीय दाब क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किसकी तुलना में, फेफड़ों की तुलना में। या फेफड़ों का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक बैठ रहा है कि फेफड़ों के अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब क्या हो सकता है, अंतः श्वसन हो सकता है। बिल्कुल, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि वायुकोश भित्ति किसकी बनी होती है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है। ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की यदि हम बात करें उसमें से देखो वायुकोश की भित्ति किसकी बनी होती है, सरल सल की उपकला की,
सरल घनाकार उपकला की, कूट स्तरित उपकला की, सरल स्तंभाकार उपकला की। याद रखना वायुकोश की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सरल सल्कीय उपकला की बनी होती है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रति 100 ml विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में लगभग कितनी CO2 मुक्त होती है? देखो ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का डाटा उठाया लाइन टू लाइन, यानी प्रति 100 ml विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में लगभग कितनी CO2 मुक्त होती है? 5 ml होती है, 4 ml होती है, 10 ml होती है, 15 ml होती है। तो बच्चों याद रखना कि प्रति 100 ml विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में कितनी 4 ml CO2 मुक्त होती है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतः श्वसन के वक्त डायफ्राम की पेशियां, जब इंस्पायरेशन होता है उसमें डायफ्राम की पेशियां क्या हो जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुंडली हो जाता है या कुंडलन हो जाता है। तो याद रखना अंतः श्वसन जब होता है तो डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो ए ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर फिर से दिख रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सही परिवहन के लिए रक्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो गैसों का विनिमय O2 और CO2 की मोस्टली हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वायुमंडलीय वायु यानी ऑक्सीजन फेफड़ों तक आती है और फेफड़ों की CO2 वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज की हम बात करेंगे। तो अगला कह रहा है कि इस प्रकार की जो कंडीशन हो तो उस समय रक्त कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ ब्लड कैसा होना चाहिए? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में हल्का अम्लीय होना चाहिए, अत्यधिक अम्लीय होना चाहिए, अत्यधिक क्षारीय होना चाहिए, हल्का क्षारीय होना चाहिए। बिल्कुल ये कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया। क्लास को लाइक करना ना भूलें। ये लाइक वाला जो फंडा है ये बहुत कम देखने को मिलता है, लाइक आप करते ही नहीं है। लाइक करोगे तो मनोबल बढ़ेगा और बहुत शानदार डाटा आपके सामने रखा जाएगा। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम है जिसमें आपको दिया गया डाटा वो एग्जाम में मिल जाता है। तो बिल्कुल क्लास के साथ में विश्वास के साथ में बने रहिए। देखो रक्त की पीएच का मान 7.3 से 7.5 होता है। बिल्कुल सर जी ये हमें पढ़ाया गया है। या आप क्या लिख सकते हो 7.4। अब जब पीएच का मान 7.4 है तो रक्त कैसा हुआ? हल्का क्षारीय। तो डी ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट। और ये O2 और CO2 के परिवहन के लिए अच्छा माध्यम माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त के अम्लीय होने पर क्या घटित होगा? ये देखो क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन एक स्क्रीन पर दिख रहा है कि जब रक्त अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना बढ़ जाएगा, आरबीसी अत्यधिक संख्या में बनेगी, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना घट जाएगा, नए ऑक्सीजन का युग्मन होगा और नए आरबीसी की संख्या में परिवर्तन होगा। ये आपके सामने रखा गया। देखो रक्त के अम्लीय होने पर क्या घटित होगा? जब रक्त अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? याद रखना ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना क्या हो जाता है? घटे जाता है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है। एनसीईआरटी की बहुत शानदार लाइन उठाई गई है, यहाँ पर ध्यान रखना। देखो डीऑक्सीजनेटेड रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mmHg होता है, यानी वी ऑक्सीजनित रुधिर की बात कर रहा है और ऑक्सीजन का मान बता रहा है 40 mmHg। अगला कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 95 mmHg यानी 95 mmHg होता है। सी ऑप्शन में रख रहा है कि कुपी के वायु में CO2 का आंशिक दाब 40 mmHg होता है। और डी में क्या कह रहा है कि डीऑक्सीजनित रक्त में CO2 का आंशिक दाब 95 mmHg होता है। ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनमें से जो सही नहीं है वो बात आपको बतानी है। तो बच्चों बड़े ही गौर से समझना, ये जो डी ऑप्शन दिया गया है कि ऑक्सीजनेटेड रक्त में CO2 का आंशिक दाब 95 mmHg होता है, ये गलत हो गया। ये 45 mmHg होता है बच्चा। कितना होता है? 45। याद रखना। तो इसका मतलब ये हो गया गलत। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें मैचिंग नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का श्वसन केंद्र किससे उत्तेजित होता है? मस्तिष्क का श्वसन केंद्र किससे उत्तेजित होता है? देखो मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि मस्तिष्क के अंदर एक श्वसन केंद्र होता है जिसको मेडुला ओब्लांगेटा के नाम से जानते हैं। धमनी रक्त में CO2 घटक, सीधे रक्त में CO2 घटक, धमनी रक्त में O2 घटक और सीधे रक्त में O2 घटक। तो याद रखना जब धमनी रक्त के अंदर CO2 घटक पाया जाता है तब मस्तिष्क का श्वसन केंद्र क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च श्वसन के समय डायफ्राम होता है। देखो एक निःश्वसन
एक बात को समझना, उत्सवसन क्या होता है और अंतःश्वसन क्या होता है। थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो भी हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पुराना सिलेबस आरबीएसई का था, वहाँ पर देखो एक मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, देखो श्वसन दो प्रकार का, एक अंतःश्वसन होता है और एक बाह्य श्वसन होता है। बच्चों अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन की यदि बात करें, ये जो बाह्य श्वसन है उसको उत्सवसन के नाम से जानते हैं। अब एनसीईआरटी जो है वो क्या कहती है कि उत्सवसन को ही निःश्वसन मानती है। क्या मानती है? निःश्वसन, जबकि पुराने सिलेबस में अंतःश्वसन को निःश्वसन माना जाता था। एक तो ये कंफ्यूज दूर करना है। देखो उत्सवसन के समय डायफ्राम क्या हो जाता है? तिरछा हो जाता है, सामान्य हो जाता है, चपटा हो जाता है, गुबंदनुमा हो जाता है। बच्चों जब अंतःश्वसन होता है तब तो डायफ्राम चपटा हो जाता है, और जब उत्सवसन होता है तब गुबंदनुमा हो जाता है, यानी वापस उस स्थिति में आने का प्रयास करता। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। तो भूल मत जाना, उत्सवसन बाह्य श्वसन है, इसको निःश्वसन के नाम से जानते हैं। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटे से गुबंदनुमा हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन का मान। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन का मान कितना होता है? 20 ml होता है, 1.34 ml होता है, 13.4 ml होता है, इनमें से कोई नहीं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में यदि ऑक्सीजन की बात करें तो याद रखना 1.34 ml होता है। कितना होता है? 1.34 ml होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक फेफड़ों की सुरक्षा करता है? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसका उत्तर आप बता सकते हो आराम से कि फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है। पसली करती है, उरोस्थी करती है, कशेरुकदंड करती है, ऑल ऑफ दीज करती है। पहले तो करेक्ट आप ऑप्शन की ओर पहुँच जाता हूँ मैं सीधा ही। बच्चों याद रखना ऑल ऑफ दीज। अब सुनो काम की बात, यानी देखो क्या होता है, इन सब के मिलने से एक पिंजर का निर्माण होता है और उस पिंजर को कहते हैं वक्षीय पिंजर। और वक्षीय पिंजर का निर्माण किस किस से होता है? ये उरोस्थी होती है ना, इस उरोस्थी को बोलते हैं स्टर्नम। और स्टर्नम कहाँ पर पाई जाती है? वक्ष गुहा में सामने की ओर पाई जाने वाली हड्डी होती है, जो क्या काम करती है? पसलियों को आगे वाले भाग में जोड़ने का काम करती है। पसलियाँ, कशेरुकदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, ये सारा का सारा जो भाग है, डायफ्राम, उरोस्थी, पसली, कशेरुकदंड, ये सब मिलकर के वक्षीय पिंजर का निर्माण करती है। और वक्षीय पिंजरे के अंदर क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये चारों के चार, 3 के 3 जो है वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अगला क्या कहता है? हीमोग्लोबिन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। विटामिन होती है हीमोग्लोबिन, रक्तवाहक होता है हीमोग्लोबिन, श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन के बारे में आपने बहुत अच्छे से जाना है, तो याद आ गया होगा तुरंत। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, श्वसन वर्णक माना जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक क्या काम करता है? O2 व CO2 का परिवहन करने का काम करता है, एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वायु श्वसन मार्ग है। अच्छा जी, वायु का श्वसन मार्ग पूछा है किस प्रकार से? ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है? श्वास नली, फेफड़े, कंठ, ग्रसनी, कुपिका। 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि फेफड़े, श्वास नली, कंठ, ग्रसनी, कुपिका। 3 नंबर ऑप्शन में नासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया और ब्रोंकस और ब्रोंक्योलस और कुपिका। और 4 नंबर ऑप्शन में ग्रसनी, फेफड़े, नासा छिद्र, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्योलस, कुपिका, ये दिया हुआ है। बच्चों इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपको फिर से मिले तो आपको ऑप्शन को काटते हुए चलना है। देखो सबसे पहले श्वास नली नहीं आ सकती, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो डिलीट हो गया, बिल्कुल डिलीट हो गया। फेफड़े सबसे अंत में आने वाला भाग है, तो बी ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। अब देखो नासा छिद्र और ग्रसनी वाला भाग, ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो अब आपको 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ नासा छिद्र और ग्रसनी। अब आपको दिमाग लगाना कि पहले नासा छिद्र आएगा या ग्रसनी आएगा। तो एक बार ध्यान रखना, सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र आएगा, उसके बाद में क्या आता है? नासा गुहा और ग्रसनी। नासा गुहा तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन नासा ग्रसनी दे रखा है। चलो ठीक है, यहाँ तक कि ये भी बैठता है, यहाँ पर ये भी बैठता है। लेकिन देखो डी ऑप्शन में नासा छिद्र नहीं दिया हुआ, लेकिन ग्रसनी तो दिया हुआ है, तो ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर देखो आपको देखना है, दोबारा मैचिंग करनी है। ग्रसनी के बाद में आ जाता है कंठ, यहाँ पर दे दिया फेफड़ा, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर भी हम 3 नंबर ऑप्शन के सभी भागों को देखते हैं। सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र, उसके बाद में आपको याद रखना नासा गुहा भी आता है, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्योलस, कुपिका। साहब ये ब्रोंकस और ब्रोंक्योलस ये क्या है? देख लो, इसमें थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो देखो नासा छिद्र के बाद में ग्रसनी,
जिसको फेरिंग्स कहते हैं, कंठ जिसको लेरिंग्स कहते हैं, ट्रेकिया जिसको श्वास नली कहते हैं, ब्रोंकस जिसको श्वसनी कहते हैं, ब्रोंक्यूलस जिसको श्वसनी काएँ कहते हैं, और कोपिका जिसको एल्वियोली कहते हैं। तो ये होता है वायु का मार्ग। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा। इस प्रकार से नासा छिद्र से लेकर के और कोपिका तक का वायु का मार्ग पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया। मायोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होता है उस प्रकार से, जो रक्त में पाई जाती है, पेशियों में पाई जाती है, आरबीसी में पाई जाती है, फेफड़ों में पाई जाती है। दिमाग लगाइए और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि मायोग्लोबिन जो होती है वो पेशियों में पाई जाती है, जिसके कारण से पेशी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। पेशियों का लाल रंग किसके कारण से होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, रक्त प्लाज्मा में, ऑल ऑफ दी सभी में पाया जाता है। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है बच्चों आरबीसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलना कहलाता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में मिलना क्या कहलाता है। तो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ऑक्सीकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजनीकरण कहलाता है, नॉन ऑफ दीज कहलाता है। तो देखो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ना Hb+ का O2 और यहाँ पर बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोल देते हैं HbO2। बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ए और सी ऑप्शन देखो दिए गए हैं, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, हमारा दिमाग यहाँ तक जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखना, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती है या मिलती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीजनीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीजनीकरण। तो ये था अपना 20 नंबर क्वेश्चन, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। इस प्रकार से आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको 20 शानदार क्वेश्चन देखने को मिले। लगातार क्लास के साथ में बने रहिए, इसी प्रकार का डाटा आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।